नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। बियॉन्ड द बाउंड्रीज में आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल की जंग की, जिसमें ईरान और इजराइल दोनों युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके ऊपर जो अटैक किया, उसके बाद लगता था कि ईरान घबरा जाएगा अमेरिका की एंट्री के बाद। लेकिन ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया और इजराइल पे हमले तेज करने के साथ साथ जो कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस है उस पे भी हमला कर डाला। और इसमें जो रूस है, चीन है, यमन है, उत्तर कोरिया है और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने खुले तौर पे ईरान का पक्ष लिया है, ईरान की साइड ली है। इससे लगता है कि अगर ये युद्ध विराम जिसकी बात हो रही है वो अगर लागू नहीं होता है और उसमें कोई भी पक्ष चूक करता है, गड़बड़ करता है, तो फिर ये तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। इसी पे हम बात करेंगे आज कि इसके क्या नफ़ा नुकसान है और अमेरिका की एंट्री के बाद ये कैसे सब कुछ बदल गया है। हमारे साथ शंभू बद्रा जी हैं। शंभू बद्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और हरिभूमि दैनिक में संपादक हैं। शंभू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक बार फिर ईरान पे हम चर्चा कर रहे हैं। ईरान और इजराइल की जो जंग है वो निर्णायक मोड़ पे पहुंच रही है और कूटनीतिक जो रास्ते थे उन पे कम ध्यान दिया गया है और शक्ति से शांति स्थापित करने की जो अमेरिका की रणनीति है उस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो क्या समझते हैं ये जंग इस समय पे कहाँ खड़ी है? मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी जो है वो बहुत अरसे से है। आज की दुश्मनी नहीं है, वो शताब्दी से दुश्मनी है। बहुत लंबे समय से दोनों के बीच एक दुश्मनी है, अदावत है, और जिसके कारण से ईरान जो है सो इजराइल को अपने 3 संगठनों के जरिए घेर रखा था। एक हमास, एक हिजबुल्ला और एक हूती। उसके जोग्राफिकली उसको घेर रखा था। खैर वो पुरानी बातें हैं। अभी की जो स्थिति है कि अमेरिका के एंट्री होने से, अमेरिका पहले भी इस युद्ध में शामिल था लेकिन वो इजराइल के कंधे पे शामिल था। इजराइल की मदद कर रहा था, इजराइल को सैन्य मदद से लेकर पर्दे के पीछे से कर रहा था। यही काम अमेरिका यूक्रेन में कर रहा था कि रूस के साथ भी वो लड़ रहा था लेकिन यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के लड़ रहा था। अब क्या हुआ कि अभी अमेरिका ने सीधे तौर पे ईरान पे हमला किया। एक सिचुएशन ऐसा बना कि अमेरिका ने सीधे तौर पे ईरान के तथाकथित परमाणु केंद्र हैं जहां पर कि वो परमाणु बम बनाने के आरोप ईरान पे जो लगे, उस आरोप के तहत ये मानकर कि इन केंद्रों पे परमाणु अस्त्र बनाए जाएंगे, ये सोच के उन केंद्रों पे अमेरिका ने हमला किया और काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंचाया ईरान का। लेकिन अमेरिका को लगा था कि ईरान शायद पलटवार ना करे या ईरान उस तरह से रिएक्ट ना करे या ईरान डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने शुरू में भी कहा था कि अगर हम पे कोई बड़ा हमला होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं ये, और उसने लगातार 1 सप्ताह के युद्ध में दिखाया भी कि जो इजराइल खुद को अपने को सुरक्षित मान रहा था अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के और अपने तमाम तकनीक को लेकर के, लेजर बीम को लेकर के, इजराइल ने जो किया ईरान के अंदर घुस करके जो हमला किया, सबसे पहले जो ईरान को उम्मीद नहीं थी कि अंदर घुस के ऐसा होगा, लेकिन अपने मोसाद नेटवर्क का मदद लेकर के ईरान के अंदर एक सिस्टम डेवलप करके और इजराइल ने हमला किया। उस समय लगा कि इजराइल शायद कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया इजराइल को, तो इजराइल की जो ये सारे जो एक मन में था कि हम सुपर हैं या हमारे पास बहुत अच्छा टेक्निक है, ये सारे फेल हो गए और बहुत करारा जवाब दिया ईरान ने। उसी तरह से शुरू से ही अमेरिका को लेकर भी ईरान क्लियर था कि अगर मान लीजिए आप हम पे हमला करेंगे या हमको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी आपको करारा जवाब देंगे। और ट्रंप ने जोश में आकर के जो भी एक है कि एक तरह से एक गलती की और ईरान पे जाके सीधे वार में कूद गया और सीधे जाकर के हमला। आपको याद हो तो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो, उस समय भी सिचुएशन ऐसा ही बना था कि जब भी 2 देशों के बीच हमला हुआ, तीसरा देश कूदा और इस तरह से कूदता गया। अब जब ईरान ने कहा कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे तो उसने दिखाया भी और उसने बदला भी लिया है। कतर बेस पे हमला किया, बहरीन बेस को टारगेट किया, सीरिया को टारगेट किया। पूरे इलाके में जहाँ जहाँ अमेरिका का सैन्य बेस बना हुआ है
उन सभी बेस को टारगेट करके ईरान ने हमला किया और अमेरिका को एक तरह से समझिए कि बैक होने पे मजबूर किया है। ईरान ने तो दो चीज़ें साफ की है कि एक तो इजराइल को ये मान के चले कि हमारा सारा सिस्टम या डिफेंस, हम काफ़ी सुपर पावर हैं या टेक्निकली बहुत साउंड हैं, तो उस मीथ को तोड़ा है और इजराइल के कंप्लीट डिफेंस सिस्टम को एक तरह से ध्वस्त जैसा किया है और उतना ही नुकसान पहुंचाया है। जैसे इजराइल ने ईरान को नुकसान पहुंचाया, वैसे ही ईरान ने भी इजराइल को नुकसान पहुंचाया। ठीक वही मिथ अमेरिका को लेकर था कि अमेरिका एक सुपर पावर है, टेक्निकली बहुत साउंड है, उसके पास बहुत खतरनाक हथियार है। लेकिन ईरान ने ये भी साबित किया कि हम अमेरिका से भी नहीं डरते हैं और अमेरिका भी अगर हमारे संप्रभुता पे या हम पे हमला करेगा तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे, जिसके कारण से अब अमेरिका की भाषा बदली हुई है। अमेरिका ईरान को एक तरह से धन्यवाद कर रहा है कि आपने हम पे कम हमला किया। या दो मिथ थे इजराइल को लेके। पहला मिथ तो ये था कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, उसको भेदा नहीं जा सकता। और दूसरा मिथ ये है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है, मोसाद जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो दुनिया में सबसे पावरफुल वो संगठन है। लेकिन ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को धत्ता बताते हुए तेल अवीव को तबाह किया, एक चीज़, और दूसरा उसमें मोसाद का जो हेडक्वार्टर था उसको भी तबाह कर दिया। तो दोनों ही जो उसका जो भ्रम था, उसका जो गर्व की बात थी, वो दोनों को ही चकनाचूर ईरान ने किया है। एक चीज़ और है जिस पे हम बात कर सकते हैं, वो ये है कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, मतलब वो ये कह के राष्ट्रपति बने थे कि वो मध्य एशिया में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें वो शामिल नहीं होंगे। वो जितनी भी वार चल रही हैं, यूक्रेन रूस की वार है या दूसरी वॉर है, जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट है उसको कम करेंगे। ये कह के उन्होंने मुस्लिम्स के बहुत सारे वोट लिए, हिंदुओं के बहुत सारे वोट लिए। लेकिन जब से वो बने हैं, वो बड़बोलापन जो उनका है और तुरंत कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद फिर बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर कोई हमला बात बोल देते हैं, कभी व्यापार को लेके, कभी टैरिफ को लेके, मतलब पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से अपनी उंगली पे नचाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सामने से टक्कर की कोई वो आ जाती है, चाइना ने जैसे व्यापार के मामले में उसको आंख दिखाई, तो एकदम से फिर बैकफुट पे भी आ जाते हैं। ये क्या व्यवहार है ट्रंप का? हालांकि अमेरिका में बड़ा विरोध हो रहा है इस पे। देखिए, अमेरिका की जो प्रतिष्ठा है उसमें अमेरिकन राष्ट्रपतियों का बड़ा रोल है, जो शुरू से आप आइजनहावर से लेकर के और आप देखेंगे तो बुश तक आएंगे तो अमेरिका की प्रतिष्ठा बनाने में उनका एक रोल है। आर्थिक रूप से संपन्न, तकनीकी रूप से संपन्न, तमाम तरह से, मतलब एक नेशन, एक एग्जाम्पल नेशन के तौर पे दिया जाता था। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, पहले टर्म में भी ट्रंप की जो शासन है वो एक अजीब तरह के शासन था, जो कि अमेरिकन प्रतिष्ठा को, अमेरिकन जो नेचर है उसको सूट नहीं कर रहा था। इस बार जब आए हैं तो पूरी तरह से अमेरिकन प्रतिष्ठा को एक तरह से मिट्टी पलीद कर रहे हैं और उनकी राजनीति, उनका जो व्यक्तित्व है बड़ा अस्थिर है। कभी किसी बात पे स्टैंड नहीं करते हैं, किसी बात पे टिके नहीं होते हैं, अपने जो सलाहकार हैं उनकी बात नहीं मानते हैं। इसी ईरान वाले हमले में ट्रंप ने किसी भी अपने सुरक्षा सलाहकार या देश की जो कैबिनेट है, किसी को विश्वास में ही नहीं लिया, किसी से बात ही नहीं की और सीधे हमला का फैसला कर लिया। राष्ट्रपति के अधिकार असीमित हैं अमेरिका में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन आवाम की जो भावनाएं हैं उसके खिलाफ जा कर के आप कुछ करेंगे। और अगर आप सुपर पावर हैं तो आप विनाश की बात नहीं करेंगे, आप कल्याण की बात करेंगे, आप शांति की बात करेंगे। और ट्रंप के मामले में आप देखिए कि जब चुनाव में आए तो कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे, उसके लिए कोशिश भी करते दिखे, लेकिन जो तरीका उनका था वो गलत था। वही चीज़ आप खुद ट्रंप कर रहे थे, जो इजराइल के आसपास जो संघर्ष है उस पश्चिम एशिया में, वहाँ पे हम इसको कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेंगे, इसको शांत करेंगे, इसको ठीक करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे आप इजराइल के साथ बढ़ते गए, हर तरह से इजराइल के अच्छा या बुरा जो भी फैसला था सभी फैसलों का आप साथ देते गए और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि आप सीधे वार में कूद गए। तो इस पूरे एपिसोड में चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, चाहे ईरान इजराइल का मामला हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो, या दुनिया में शांति की बात हो, दुनिया
दुनिया में युद्ध के खिलाफ चलने की बात हो या अमेरिकन प्रतिष्ठा हो, इन सभी चीज़ों को आप काउंट करेंगे तो हर जगह ट्रंप जो है वो अस्थिर फेल नज़र आते हैं। कहीं भी एक अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह लगते नहीं है कि जो ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुनिया में एक बेहतर चीज़ करे। एक चीज़ जो इराक के साथ हुई थी वही ईरान के साथ हो रही है। आप आरोप लगाते हैं कि आपके पास रासायनिक हथियार है, आपके पास परमाणु हथियार है, या आप बना लोगे तो आपको रोकने के लिए, और आप अगर बनाओगे तो विनाश ही करोगे, और हम बनाएंगे, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हमारे पास हैं तो वो पूजा करने के काम आएंगे। तो ये जो सोच है कि हमारा जो है वो सब अच्छा है और आप जो करोगे वो सब गलत करोगे, तो ये जो शक्ति संतुलन जिसकी वजह से बिगड़ता है, या तो सबके हथियार खत्म होने चाहिए, या सबको, एक देश को क्या हक है कि दूसरे के देश में घुस के उस पे इल्ज़ाम लगाए कि आप परमाणु हथियार बना रहे हो या बना सकते हो, इसलिए आपको तबाह कर दिया जाए। तो क्या ये सिर्फ परमाणु हथियार का मसला है, या इसके पीछे कोई और राजनीति है, कोई और कूटनीति है, कोई और हित है इसके पीछे? आपने बहुत सही सवाल किया है, और इसके पीछे बड़ी राजनीति है और बड़ा हित है, और इसमें साधन पर कब्जे करने की जो सोच है वो इसके पीछे है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि एक तो दुनिया के स्तर पे जब परमाणु निरस्त्रीकरण की बात चली और एनपीटी पे जब साइन करने लगे तो यूएन के थ्रू दुनिया के अधिकांश देशों ने साइन किया उस पे। लेकिन ये जो एनपीटी तब आया जब अमेरिका, चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ऐसे करके बहुत सारे कंट्री थे जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए थे। यानी कि आप एक स्टेज वो था कि हथियार बहुत सारे कंट्री ने बना रखे हैं, उसके बाद एक संधि लेके आते हैं कि अब आगे कोई ना बनाए। तो ये एक तो नीति यहाँ पे नीतिगत तौर पे गलत है। आपको करना ये चाहिए था कि अगर इस संधि पे सबको साइन करवा रहे हैं तो सबसे पहले जिनके पास ही परमाणु अस्त्र है वो खत्म करें जी, जो जिनके पास है सब खत्म करिए, सब आ जाओ जीरो पे, सब आ जाओ बराबर पे। उसके बाद ये संधि पे दुनिया साइन करे और सब आदमी मिलकर फैसला ले कि हम लोग परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में। तब तो ये एक बात होती, और इसमें संयुक्त राष्ट्र को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अपने इस तरह की किसी भी भूमिका में पे सफल नहीं हो सका है कभी भी। वो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र का जो औचित्य है वो ही कभी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो है ही क्यों, संस्था किस लिए है, जब अमेरिका की नीति पे ही काम करना है, जब यूरोप की नीति पे ही काम करना है, तो फिर दुनिया में क्या एशियन कंट्री को के संचालन के लिए क्या यूएन है क्या, या मतलब उनकी जो पूरी जो रणनीति है, नीति है, वो केवल एशियंस के कंट्रीज पे रूल करने के लिए, या अमेरिका को फायदा देने के लिए, या यूरोप को फायदा देने के लिए वो संस्था काम कर रही है क्या? तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं। अब इसके पीछे आते हैं कि देखिए जो मध्य पूर्व देश है जिसमें कि आप सऊदी अरब है, चाहे ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ये जो पूरे 40-50 देश है इस इलाके में, सभी प्राकृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र है जहां पर कि तेल, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का खजाना है। सब देशों के पास कम ज़्यादा करके ये संसाधन है, खजाना है, और उनकी इकोनॉमी भी मुख्य रूप से इसी पे निर्भर है। अब जो एनर्जी वार है दुनिया में क्या है कि जो विकसित मुल्क हैं या बड़े मुल्क हैं उनको लगता है कि एनर्जी के संसाधन पे जितना अधिक उसका कब्जा होगा वो राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा, उतना ही आगे सरवाइव करेगा। तो चूंकि मध्य एशिया में, मध्य पूर्व एशिया में ये सारे खजाने हैं, तो जो अमेरिकन कंपनियां हैं या अमेरिका है या यूरोप के बहुत सारे कंट्री है, इवन कि अब चीन की भी एंट्री हो गई है, रूस बहुत दिनों तक यहाँ पे रहा, तो ये जो सारे कंट्री मजबूत देश थे ये यहाँ पे तेल गैस के प्राकृतिक संसाधन पे अपने अपने तरीके से कब्जे के लिए इन राष्ट्रों के करीब आते हैं, इन राष्ट्रों के पास आते हैं, और वहाँ पे इसी का खेल चलता है। इस खेल में अमेरिका सबसे आगे है, बहुत पहले से आगे है, और मध्य पूर्व में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे आपने देखा कि हर जगह डेमोक्रेसी आई है,
हर जगह डेमोक्रेसी आगे बढ़ी, लेकिन इन इलाकों में डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और हमेशा एक राजतंत्र का स्वरूप चलता रहा। कभी भी वही अमेरिका जो अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है, वही अमेरिका कभी भी किसी मध्य पूर्व के देश में डेमोक्रेसी की बात नहीं की है और राजतंत्र को या तानाशाही को ही प्रमोट करता रहा। इसके पीछे वजह वही थी कि तेल और प्राकृतिक गैस के संसाधन पे किसी न किसी रूप में कब्जा हो जाए। तो आज जो ईरान की स्थिति है, ईरान में जो परमाणु हथियार को लेकर के आपने इराक के केस में देखा कि ईरान इराक को पहले तो अमेरिका ने 8 साल लड़ाया, दोनों आपस में लड़ते रहे। जब युद्ध रुक गया उसके बाद इराक पे आरोप लगा करके कि हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रासायनिक हथियार बना रहे हैं, और आरोप जबकि बाद में निकला कि ऐसा कुछ नहीं था। और सद्दाम हुसैन की मान लीजिए किस तरह से मतलब फांसी पे लटकाया गया, दुनिया ने देखा उसको। तो ये चीज जो है वो दुनिया में कोई मिसाल पेश नहीं करते हैं। आपके पास कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे देश के या दूसरे राष्ट्र के लोगों को इस तरह से आप आरोप लगा करके आए। और हमें तो बड़ी ताज्जुब होती है कि जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, चाहे परमाणु ऊर्जा एजेंसी है या UN है या और तरह की एजेंसी, वो भी उसी की भाषा बोलते हैं जो अमेरिका चाहता है जी। तो ये तो मतलब कि है कि आप फिर है क्यों, किस लिए संस्था है जब आप उस देश में कुछ है नहीं, रासायनिक हथियार कहीं आपको मिला नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। तो आज तो दुनिया में क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कभी किसी कटघरे में लेके आया? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जी, उस न्यायालय में तो संयुक्त राष्ट्र को कटघरे में लेके आना चाहिए था कि भाई आपने परमाणु या रासायनिक हथियार के नाम पे इराक में इतना कोहराम मचाया और मिला कुछ नहीं, तो आप इसके दोषी हैं जी। और इसके लिए कभी UN ने या किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी ने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कोई सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो पश्चिमी एशिया का जो इलाका है, इसमें भी जो आतंकवाद जो सबसे बड़ा इस समय पे खतरा है, भारत जिस आतंकवाद को झेल रहा है और लगातार उससे पीड़ित होने की बात हम करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंकवाद हमारे यहाँ पे आके हमें परेशान करता है, हमारे देश की शांति को भंग करता है। इस आतंकवाद का जनक जो है वो भी एक तरह से अमेरिका है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में रूस को हराने के लिए उन्होंने जिस तरह से अपने मिलिशिया वहाँ पे तैयार किए, ISI को भी अभी यहाँ पे जो अमेरिका ने ही उसको आगे बढ़ाया है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है जी। ये सही है कि अफगानिस्तान में रशियन इन्वॉल्वमेंट रहा बहुत लंबे समय तक। अमेरिका की कोशिश थी कि यहाँ से रशिया निकल जाए, क्योंकि वही तेल और प्राकृतिक गैस का जो खेल है, उस खेल में रूस अफगानिस्तान में अड्डा बना के बहुत ही डीपली इन्वॉल्व होना चाहता था कि यहाँ के संसाधन पे कैसे किया जाए। उसको हटाने के लिए अमेरिका वहाँ पे गया और अमेरिका ने तालिबान जैसे संगठन खड़ा किया, और तालिबान को खड़ा करने में उसने अमेरिका ने पाकिस्तान को एक केंद्र के रूप में चुना कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पावरफुल है, वहाँ का संविधान ऐसा है कि पाकिस्तान की फौज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद लिया कि अफगानिस्तान से रूस को हटाने और वहाँ पे तालिबान को मदद करने में पाकिस्तान के थ्रू हेल्प किया जाए। उसके लिए उसने आर्थिक मदद दी और आर्थिक मदद दे करके उसको हेल्प किया कि वहाँ पे संगठन खड़ा हो। इसी तरह से रूस चला गया, तालिबान स्ट्रांग होता गया, वहाँ पे अलकायदा डेवलप हुआ, इस तरह से नए सारे बहुत सारे आतंकी संगठन खड़ा हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो आज़ादी के वक्त से है। पाकिस्तान कई बार भारत से युद्ध लड़ चुका है, हर बार उसको हार मिली है और 71 की हार सबसे बड़ी हार थी। तो पाकिस्तान के अंदर में हमेशा ये एक गिल्ट है, एक चलता रहता है कि भारत को हमें किसी न किसी रूप में जख्म देना है, हराना है, ऐसा कुछ का। तो जब अमेरिका वहाँ पे ये एपिसोड कर रहा था अफगानिस्तान के लिए, इसको पैसे मिल रहे थे, तो पाकिस्तान ने अपना दिमाग लगाया कि हम इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं, हम यही चीज़ इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ हम अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं, पैरेलल में हम 4 संगठन यहाँ खड़ा कर सकते हैं जो भारत को दर्द देने का तरीका होगा और सीधे हम युद्ध भी नहीं करेंगे। तो वो
एक पाकिस्तानी सोच थी और उसमें सीधे तौर पे जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है उसको हम ये नहीं कह सकते। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में और उधर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का था। पाकिस्तान ने अमेरिका का यूज करके वो भी इस्तेमाल किया और उसने भारत की दुश्मनी निभाने के लिए सारे आतंकी संगठन खड़े किए, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, हिजबुल्लाह हो। लेकिन इसको रोकने के लिए कभी अमेरिका ने प्रयास नहीं किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आतंकवाद के तौर पे कोई उसके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है या पाकिस्तान में चीज़ें गलत हो रही हैं और भारत परेशान हो रहा है तो इसको रोका जाए। ऐसी बात तो नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं होता है, वही पता होता है, इसके बाद भी वो कभी इसको लेकर के मुखर नहीं हुआ और बहुत लंबे समय तक आतंकवाद को तो आतंकवाद माना ही नहीं कि ये आतंकवाद है या इवन कि यूएन ने आज तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया है। भारत लंबे समय से बात करता रहा, ग्लोबल मंच से बोलता रहा। जब तक 9/11 नहीं हुआ, अमेरिका पे हमला नहीं हुआ, यूरोप में हमला नहीं हुआ, तब तक उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। अब वो आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इस चीज को इस तरह से इसको देखना। लेकिन आपने अभी जो बात कही है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो पैसा दे रहा था या वर्ल्ड बैंक जो पैसा दे रहा है पाकिस्तान को, उस पैसे का प्रयोग कहाँ हो रहा है, भारत के खिलाफ हो रहा है, ये अमेरिका को पता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि उन्होंने अपने हित में उनको और ज़्यादा प्रमोट किया। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो अभी वर्ल्ड बैंक ने कितना पैसा दिया पाकिस्तान को पैसा दिया, तुरंत पैसा दिया। और उसके बाद आप देखिए कि ट्रंप ने पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उनको अपने यहाँ लंच पे बुलाया, उनके साथ गले मिलते हैं। बिल्कुल, अमेरिका ये खेल क्यों खेला ये भी साफ हो गया कि अमेरिका को ईरान पे हमला करना था। वो क्या, चूँकि अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं तो अमेरिका को ये लगा कि कहीं मतलब पाकिस्तान इसमें कूदे ना या पाकिस्तान कैसे भी करके मदद ना करे। तो वो एक कूटनीतिक गेम खेला कि इसको अपने पक्ष में लिया और उसके पक्ष में बयान देते रहे और उनकी कीमत उसने वसूली कि जब ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान क्यों नहीं बोला। ये भी बात आ रही है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज किया गया। हाँ, वहाँ पे एयर स्पेस का यूज किया और खाली एक निंदा के अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की भूमिका थी, पाकिस्तान जिस तरह से हवा में चल रहा था कि अरे हम तो इंडिया के साथ ये हो गया, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वैसा कर दिया, वो सारी चीज़ें ईरान पर हमले के बाद जो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और उसमें जो पाकिस्तान की भूमिका रही, वहाँ पे पाकिस्तान का पूरा जो बनाया बबल था वो फूटा। एक तरह से पाकिस्तान को अपने आप पे सोचना पड़ेगा कि हम अमेरिका के कितने साथ जाएं, कितने साथ ना जाएं, कहाँ कैसे करें। उसको वो चीज़ समझ में आ गई कि मतलब हमारा क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान को भी सीखने की ज़रूरत है कि भैया आप किसी राष्ट्र के साथ कितना आगे बढ़ोगे। कोई आपको फुला दे तो आप फूलो मत। और ये पाकिस्तान को अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति देखना पड़ेगा। कूदे नहीं, या चीन के भरोसे या अमेरिका के भरोसे कूदे नहीं। वो दोनों राष्ट्र आपको तब मदद करेंगे जब उनके लिए आप काम करें। बिल्कुल। दो छोटी छोटी बातें और करेंगे। पहली बात तो ये है कि अभी आपने बात की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। जब ईरान ने इजराइल पे हमले किए और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल पे हमला हुआ तो इजराइल ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जो अवहेलना ईरान ने की है, जबकि यही इजराइल गाज़ा में 60,000 निर्दोष लोगों को मार चुका है अभी तक। और वहाँ स्कूलों पे, वहाँ बच्चों पे, वहाँ हॉस्पिटल्स पे, एम्बुलेंस पे उन्होंने हमले किए हैं। तो जब आप करते हैं हमला तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं दिखते हैं, आपको मानवता नहीं दिखती है। और जब आप पे हमला होता है तो आपको कानून याद आते हैं। ये जो दोगलापन है ये भी अब दुनिया को दिखाई देने लगा है। और आपसे जो सवाल ये है, आखिरी सवाल जो करना चाहेंगे कि इस समय पे जब ईरान ने बहुत ही दमदार तरीके से अमेरिका को और अमेरिका की शय पे उछल रहे इजराइल को बहुत ही तगड़ा सबक सिखाया है और पीछे हटने से मना कर दिया है, तो ऐसे में क्या अमेरिका की ये जो दादागिरी है पूरी दुनिया पे अपना प्रभुत्व जमाने की, क्या इस सोच में या इसकी रणनीति में कुछ कमी आएगी?
बिल्कुल नहीं। जो मुझे लग रहा है कि अमेरिका के पुराने इतिहास को देखें तो अमेरिका वियतनाम में जो हार के आया हुआ है, अफगानिस्तान से आप बुरा बिस्तर समेट के गए हुए हैं कि मान लीजिए वहाँ पे लड़के आपको लगा कि अब नहीं हो सकता है, तो एक बाकायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के तालिबान को सत्ता सौंप के आप यहाँ से भागे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, कोरिया से आप उत्तर कोरिया से कभी मान लीजिए आप हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो अमेरिका सुपर पावर जरूर है, लेकिन सैन्य स्तर पे जब आमने सामने लड़ने की बात होती है तो उसमें कभी भी अमेरिका स्ट्रांग नहीं रहा है, कभी उसका ऐसा इतिहास नहीं रहा है। वो हवाई हमला कर सकते हैं, टेक्निकली लोगों को परेशान कर सकते हैं, मौद्रिक रूप से लोगों को परेशान करते हैं, आर्थिक रूप से परेशान कर सकता है, लेकिन कभी आमने सामने जब सैनिक की लड़ाई होती है उसमें कोई अमेरिका का विजय का इतिहास नहीं है, अगर आप उस पर आप गौर करेंगे। तो इस जो आप कह रहे हैं कि ईरान के प्रतिकार से या ईरान के जवाब देने से ये कुछ नहीं, ये है कि हाथ पैर फिर ये झाड़ लेंगे, यानी कि ये अपनी आदत से या अपने स्वभाव से या अपनी प्रकृति से पीछे नहीं हटेंगे। जो इनकी कुटिलता है वो ये करते रहेंगे, कोई सबक नहीं सीखेंगे। इनको मान लीजिए इस टाइम में कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए था, ईरान पे हमला करने के लिए नहीं कूदना चाहिए था, क्योंकि इससे तीसरे वर्ल्ड वार की आशंका, एक तो ये है कि तीसरे वर्ल्ड वार की आशंका है। दूसरी बड़ी बात है कि अमेरिका की जो एक आप शक्तिशाली हैं, ये जो आपकी एक प्रतिष्ठा बनी हुई है, बिल्कुल इस प्रतिष्ठा को आंच आ गई कि अब ईरान अगर आपको मान लीजिए धूल चटा रहा है तो आपका जो सब औरा है, जो बनाया गुब्बारा फूट गया एक तरह से। तो कहीं से आपको अब तो मान लीजिए अवैध, आप कोई नहीं सोचेगा कि आप अवैध हैं। कोई भी कंट्री आकर के मान लीजिए जैसे आप जैसे अभी भारत पाकिस्तान के मामले में आपने भारत को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया, बिल्कुल बहुत सारे फैसले किए आपने जो भारत को नीचा दिखाने के लिए। तो वही चीज हुआ कि अब ईरान ने जब हमला किया तो आपकी जो बराबरी है वो भी एक और कंट्री की तरह हो गई, इजराइल के सांचे में आ गए आप कि इजराइल और अमेरिका बराबर है, उस हिसाब से आ गए। अमेरिका के विचारकों को, अमेरिका के थिंक टैंक को, अमेरिका के जो लोग सिविल सोसाइटी है, जो आम आदमी है, उनको देखना पड़ेगा कि अमेरिकन पे सवाल है कि क्या अमेरिका के लिए ट्रंप जैसे व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लायक हैं। आपका जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनावी प्रक्रिया है, उसमें कैसे लोग इस टॉप पे पहुंचते हैं। जब ट्रंप को आप पहली बार 4 साल आपने देखा और उस वक्त देखा किस तरह से अमेरिका की जो प्रतिष्ठा है वो मिट्टी पलीद हुई, तो उसके बाद भी दोबारा उसी समय में आपने 4 साल में हटा दिया। नहीं तो अमेरिका की परिपाटी ऐसी रही है कि राष्ट्रपति 2 टर्म तो पूरा ही करते हैं, लेकिन उस टाइम में लगा कि नहीं, अमेरिकन अवाम जाग गया है और अवाम को एहसास हो गया अपनी गलती का, तो उन्होंने ट्रंप को आप पहले टर्म में हटा दिया। लेकिन अब जब दूसरी बार लेके आए तो फिर लगा कि आपकी जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, वो भी किसी थर्ड वर्ल्ड की चुनावी प्रक्रिया की तरह ही है। कोई भी सेंटिमेंट में आके कैसे भी करके चुनाव जीतने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद है वो करके कोई भी आदमी चुनाव जीत सकता है। और इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, उसमें राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए ट्रंप का सेलेक्ट होना पार्टी की प्रक्रिया के अंदर, ये भी अमेरिका के पूरे सिस्टम पे सवाल उठाता है कि आप कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति केवल अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है बल्कि दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको भी वो कंट्रोल करता है, दुनिया की जो सामरिक सिचुएशन है उसको भी कंट्रोल करता है, और विश्व में शांति, विश्व में मानवता, विश्व में लोकतंत्र, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी वो काम करते हैं। लेकिन इन सारे ही मानदंडों पे ट्रंप के आने के बाद अमेरिका बैक हुआ है, अमेरिका पीछे गया है, अमेरिका की प्रतिष्ठा जो है सो बट्टे पे लगी है। और इससे लगता है कि अमेरिका का जो अगला 3 साल 3.5 साल होने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं, दुनिया के लिए भी अच्छा मैसेज नहीं है और अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला है। जी, तो ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की जो भागीदारी है, जो वो उन्होंने हिस्सेदारी निभाई है, और उसमें ट्रंप का जो व्यवहार है उसने पूरे अमेरिका की जो प्रतिष्ठा है उसको धक्का पहुंचाया है, आपने जो बताया। और साथ ही साथ एक जो बड़ी बात आपने बोल दी कि कुत्ते की पूंछ को आप कितना ही पाइप में सीधा करके डाल दो, जब निकालते हैं तो वो टेढ़ी हो ही जाती है, मतलब वो सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन दुनिया को अब इन चीज़ों से आगे
निकलना है और हम चाहेंगे कि दुनिया में एक अमन चैन शांति बने और अमेरिका को इस समय पे अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है और ईरान ने जिस दृढ़ता के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ इस जो हमला उसके ऊपर हुआ उसका मुकाबला किया है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट किया जाना और चाहिए। ये दुनिया के लिए सबक है कि कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र को कमज़ोर ना समझे। जैसे रूस ने गलती करी यूक्रेन को समझने की और युद्ध चौथे साल में चल रहा है, वैसे ही इजराइल अपने आप को सुपर पावर मान के अमेरिका के दम पे ईरान पे हमला किया कि हम उसको धूल चटा देंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। तो मेरा ये सबसे है कि दुनिया में अभी बहुत सारे ऐसे काम है जो लोगों को करने के लिए है। गरीबी है, डेवलपमेंट है, मानवता का कल्याण है, बहुत सारे वैश्विक स्तर पे काम करना है। इस दुनिया को और सुंदर बनाया जा सकता है। उसको सुंदर बनाए, उसको विनाश की कगार पे ना ले जाएं और हथियार बना के लड़ के उसका कोई अंत नहीं है। तो दुनिया में वार ना हो, वार पीस की बात हो, कोई भी युद्ध ना हो, सब युद्ध खत्म हो और गरीबी के खिलाफ जो युद्ध है वो युद्ध लड़ा जाए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल काम की बात कही है। जो ईरान और इजराइल और मध्य एशिया की जो स्थिति है और उसमें जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उन पे सब पे आपने बहुत ही खुल के बात की और मुझे लगता है दर्शकों को ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।